वेलकम टू प्रोग्राम व्यूज मेकर्स। मैं हूं आपके साथ शाइस्ता यूसुफ। नाजरीन, मामला कुछ यूं है कि अफगान सदर अशरफ गनी की अमरीकी सदर जो बाइडन से मुलाकात हो चुकी है, जबकि अफगानिस्तान के अंदर हालात तेजी से खाना जंगी में तब्दील हो रहे हैं। अफगान फोर्सेज और तालिबान के दरमियान लड़ाई में शिद्दत आती जा रही है, जिसके असर पाकिस्तान समेत पूरे खित्ते पर पड़ेंगे। इसी हवाले से पाकिस्तान का मौक़िफ़ वज़ीर आज़म इमरान खान ने बार बार बयान करने की कोशिश की है। हम जो कर सकते थे वो कर दिया है। इसी हवाले से मुल्क में सियासी इत्तफ़ाक़ राय के लिए पार्लिमानी कमेटी बराए कौमी सलामती का इजलास तलब कर लिया गया है। क्या हुकूमत दीगर सियासी जमातों को अपना मौक़िफ़ समझाने में कामयाब हो सकेगी? क्या इजलास में मुत्तफ़िका पॉलिसी पर इत्तफाक हो सकेगा? मेहमानों का तारुफ मैं आपसे करवा देती हूँ। हमारे साथ मौजूद होंगी ज़ुनैरा अज़हर, लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अमजद शुएब साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, नासिर बेग चुगताई साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, अतर काज़मी साहब ने भी हमें ज्वाइन कर लिया है, जबकि मुज़म्मिल सोहरवर्दी साहब भी हमारे साथ मौजूद होंगे। आप तमाम मेहमानों के वक्त का बेहद शुक्रिया। और हमारा सवाल यह है कि खित्ते की बदलती सूरत हाल, पार्लिमानी कमेटी बराए कौमी सलामती का इजलास तलब, इस माहौल में पाकिस्तान को कैसे फैसले करने की जरूरत है? एनबीसी। देखिए, ये तमाम फैसले बहुत हसास और नाजुक हैं और ये आगे जाकर हमारी जो कौमी मईशत है, कौमी सियासत है और कौमी वहदत है, इस पर असरअंदाज हो सकते हैं, जो पहले भी हुए हैं। पहले हमने बहुत गलत फैसले किए। अब मैं माजी में नहीं जाना चाहता कि हमसे कहाँ कहाँ गलतियाँ हुई, हम क्यों दूसरों के फटे में टांग अड़ाते रहे। प्राइम मिनिस्टर सही कहते हैं कि दूसरों की जंग हमें लड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। हमने लड़ी, हमने बहुत से गुमराह कुन कंसेप्ट अपने आप को खुद अडॉप्ट कर लिए, खुद मार खाई, फिर हमने सारा मलबा हमारे ऊपर गिरा। असलह का भी, मनशियात का भी, धमाकों का भी। हमने 70,000 अफराद की पेश की इस लड़ाई में, हमारे खरबों रुपए का नुकसान हुआ। तो ये सब कुछ बर्दाश्त करने के बाद हम अगर आज जगह बैठ रहे हैं तो ये सब हमारे जहन में होना चाहिए कि हमें क्या फ़ैसले करने हैं, किस तरह के फ़ैसले करने हैं, पाकिस्तान के मुफाद में क्या है। हमें इलाके के मुफाद को भी देखना होगा कि वहाँ क्या क्या सूरत हाल मौजूद है। क्या हम बैठकर बात कर सकते हैं? पहला सवाल तो ये है, क्या पार्लिमानी कमेटी बैठ के बात कर सकती है? मेरा ख्याल है करना चाहिए, उनको वहाँ बैठना चाहिए, डट के बात करनी चाहिए, माजी से सबक सीखना चाहिए और मुस्तकबिल की तरफ देखना चाहिए। देखिए, अगर हम किसी की जंग में इन्वॉल्व होते हैं तो हम फिर फंस जाएंगे। अगर हम अपने बॉर्डर, अगर वहाँ खाना जंगी होती जैसे हमने पहले बात भी की थी, तो मलबा फिर हम पे गिरेगा। तो बेहतर ये होगा कि हम अभी से इक़दाम कर लें। प्राइम मिनिस्टर ने भी कहा है और लोग भी कह रहे हैं, और ये बात बहुत पहले से 50 साल पहले, 40 साल पहले बात थी कि मैं बॉर्डर बंद कर देने चाहिए थे अपने। अब चले प्रिवेल कर रही है बात, तो आगे बढ़ते हैं, आगे चलते हैं। उसके साथ साथ हमें अपने अंदर भी देखना होगा। हिंदुस्तान एक बहुत तरीके से काम कर रहा है, वो दोहा भी जा रहा है, दोहा जाके उसने मुज़ाकरात भी किए हैं। मेरा ख्याल में दोहा मुज़ाकरात से उसको कोई फ़ायदा वायदा तो होगा नहीं। वो हमें मुतासिर करना चाहता है कि देखो हम तालिबान से बात कर रहे हैं। हमें मुतासिर नहीं होना चाहिए, क्योंकि तालिबान को वो सेटिस्फाई नहीं कर पाएगा किसी भी सूरत से। पाकिस्तान को अपने मुफाद में जो फ़ैसले करने हैं वो ये है कि क्या हम आने वाले वक्त में बॉर्डर क्लोज़ कर दें। मेरा ख्याल करना चाहिए, बहुत क्लियर कट में ही रहा है ये। क्या हम तालिबान के ख़िलाफ़ कार्रवाई करें? प्राइम मिनिस्टर कह चुके हैं हम कार्रवाई नहीं करेंगे। आई एग्री विद हिम कि हमें ना पहले करनी थी और ना आज करनी थी। ना हमें किसी का छोटा बनना है, ना किसी का बख्शू बनना है, ना अड्डे देने हैं। ये बात तय कर ले। मेरा ख्याल है इस पर किसी को इख्तलाफ राय नहीं होगा। ठीक है, यानी पाकिस्तान को अपने मफाद के लिए फैसले करने चाहिए। जनरल साहब, खित्ते की सूरत हाल से सभी वाकिफ़ हैं, बिलखुसूस अफगानिस्तान में जो तब्दीलियां आ रही हैं, इसके असरात पाकिस्तान पर किस तरह से पड़ेंगे और इन असरात को मद्देनजर रखते हुए पाकिस्तान को किस तरह के डिसीजंस लेने चाहिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, असल मसला वहाँ पे इंस्टेबिलिटी का है, और अगर वहाँ पे खाना जंगी रहती है तो उस सिविल वॉर का तो डेफिनेटली हमारे ऊपर इम्पैक्ट आएगा। और उसमें जब कानून नाफज नहीं किया जा सकता किसी भी जगह पे, तो वहाँ फिर मुख्तलिफ दहशतगर्द गिरोह भी, स्मगलर भी, हर तरह के लोग जो हैं वो अपने लिए जगह पा लेते हैं, और उसका फिर इम्पैक्ट हमसाया ममालिक पे आता है। यहाँ पे सूरत हाल ये है कि आज इस चीज़ के ऊपर एक इत्तफाक राय है हमारे कम अज़ कम जो हमसाया ममालिक हैं उनमें। रशिया
चाइना, पाकिस्तान और ईरान इत्तफाक राय मौजूद है कि यहाँ पे हमने एक नेगोशिएटेड सोल्यूशन ढूंढना है और तालिबान को ये हक हासिल नहीं कि वो अपने जोर बाजू पे या अपने हथियार के जोर पे वो आके कब्जा करके तो अपनी हुकूमत बना के बैठ जाएं। अगर वो हुकूमत बनाएंगे इस तरह तो लाजमन मुख्तलिफ ग्रोह खड़े हो जाएंगे उनके खिलाफ और फिर खाना जंगी जारी रहेगी। तो ये एक बहुत बड़ी तब्दीली है इसमें जो पहले नहीं थी। पहले आपको याद होगा कि पाकिस्तान ने, यूएई और सऊदी अरेबिया ने तो इनको तस्लीम किया था, बाकी तो इनके खिलाफ लड़ रहे थे। रशिया, इंडिया, ईरान नॉर्दर्न अलायंस को सपोर्ट करते थे। मेरा ख्याल है तालिबान को भी किसी हद तक इसका एहसास है और मेरा अपना अंदाजा है कि बिलाखिर वो मुज़ाकरात की तरफ आएंगे, लेकिन काबुल पहुंच के, क्योंकि एक जब आप पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ में आ जाते हैं, जब आपके पास इख्तियारात है तो आपको मुतालबात मनवाने में फिर आसानी होती है। आज अशरफ गनी अटका हुआ है, कोई मुतालबा उनका मान नहीं रहा, लेकिन बाद में उसको मुतालबात मानने होंगे। और तालिबान को अगर ये पूरी तरह एहसास है कि खाना जंगी से बचने के लिए ये रास्ता है और फिर खित्ते के मुल्क जो हैं वो रिकग्नाइज नहीं करेंगे उनकी गवर्नमेंट जब तक कि ये एक मुत्तफिका हल नहीं होगा, तो मेरा ख्याल है कि उनको उस रास्ते पे आना होगा। लेकिन ये मैसेज जो है ये सारे खित्ते के मुल्कों को बड़ा वाज़ेह तालिबान को दे देना चाहिए कि हमें कोई भी ऐसा हल काबिल कबूल नहीं होगा जो आप अपने हथियार के जोर पे हमें लेके देंगे। बाकी रही बात ये कि हम ये कहते हैं कि हम बॉर्डर बंद करेंगे, ये करेंगे, ये बिल्कुल हो तो सकता है, लेकिन ये पूरी तरह फुल प्रूफ चीजें नहीं है। उसकी वजह यह कि अगर पनाहगज़ीन वहां से रेफ्यूजीज आके बॉर्डर पे बैठ जाते हैं तो इंटरनेशनल प्रेशर बड़ा आना शुरू हो जाएगा। हमें यूनाइटेड नेशन जो है वो पीछे लग जाएगी कि जी आप एक ह्यूमैनिटेरियन ट्रेजेडी बन रही है और आप उसको देख रहे हैं, आप इनको आने दें। वो मसाइल आ सकते हैं, लेकिन टेररिज्म को रोकने के लिए वो हम काफी सारे मेजर्स हमें लेने होंगे, ताकि अगर रेफ्यूजी किसी वजह से हम लेते हैं तो उनके आड़ में टेररिस्ट ना अंदर आ जाएं। ये बहुत सारी मुश्किलात ऐसी होंगी जो पाकिस्तान के लिए निकलेंगी। तो इसके लिए पहले से सिस्टम वजह कर रखना चाहिए और कोशिश करनी चाहिए कि स्क्रीनिंग वगैरह करके लोगों को लिया जाए, अगर मजबूरी हो, और नहीं तो फिर उनको वहां पे पाकिस्तान आने से रोका जाए। ठीक है जुनैरा, अफगानिस्तान में अगर खाना जंगी होती है तो इसका असर यकीनन पाकिस्तान पर भी पड़ेगा। इस तमाम सूरत हाल को मद्देनजर रखते हुए आपके नज़दीक पाकिस्तान को किस तरह के फैसले लेने की ज़रूरत है? वेल आई थिंक ये जो इजलास होने जा रहा है ऑन नेशनल सिक्योरिटी पार्लियामेंट्री कमेटी का, आई होप कि इसमें बैठने से पहले कुछ चीज़ें ऑलरेडी डिसाइड हो चुकी होंगी। फॉर एग्ज़ाम्पल वेरी इफ़ेक्टिव बॉर्डर मैनेजमेंट। बॉर्डर बंद करना मैं नहीं कह रही, मैं बॉर्डर मैनेजमेंट कह रही हूँ, विच इज़ ईजियर देन बिफोर बिकॉज इतना ह्यूज वो बॉर्डर है। अभी फेंसिंग वगैरह कुछ काफ़ी हद तक कंप्लीट हो चुकी है, तो अभी आसान होना चाहिए उसको मैनेज करना, और अगर पॉलिटिकल विल इन्वॉल्व होगी तो हम उसे ज़रूर मैनेज कर सकेंगे। ये कहना कि ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस हमारे बॉर्डर पे अगर बन गया तो हमारे पे इंटरनेशनल प्रेशर आएगा, तो आई बेग टू डिसएग्री, बिकॉज हमने क्या पूरे ज़माने का, पूरी दुनिया का, जब भी अफ़गान का कोई स्ट्रेटेजिक स्पिल ओवर होता है तो क्या हमारे पे कोई मॉरल ऑब्लिगेशन है कि हम ही ने रेफ्यूजीज़ को लेने हैं? वाई कांट दे गो टू ईरान, वाई कांट दे गो टू इंडिया? एंड फॉर दैट मैटर किसी और फोरम पे मैं तो ये भी बात कर रही थी कि क्या कभी किसी ने किसी फोरम पे ये बात की है कि पाकिस्तान में ही क्यों बेसिस चाहिए अमेरिका को? सबसे नेचुरल एलाय तो इस रीजन में इंडिया है। इंडिया में बेसिस बना लें जाके, बड़े आराम से ऑपरेट करेंगे, ना टेररिस्ट अटैक्स होंगे इनके सोल्जर्स पे, बड़े आसानी से। असल में मसला क्या है? असल में प्रॉब्लम ये है कि पाकिस्तान को इंगेज रखना है इनटू इंस्टेबिलिटी, आउटवर्ड भी और इनवर्ड भी। तो जो मसला है वो उससे बहुत बड़ा है जो नज़र आ रहा है। सिर्फ एब्सोल्युटली नॉट कह देने से, या मशीर साहब के या वज़ीर जो अब हो गए हैं उनके ये कह देने से कि जो बाइडन हमें फ़ोन नहीं करते, ना करें, इन बातों का कोई फ़ायदा नहीं है अगर आपने इफ़ेक्टिवली कुछ मेजर्स नहीं लिए हुए। फॉर एग्ज़ाम्पल IMF के बगैर आप अभी तक नहीं चल सकते और आपके पैकेजेस रोके जा रहे हैं। तो हमने इंटरनली काम क्या किया है? दैट इज़ व्हाट आई वांट टू सी जब उस कमेटी का इजलास होता है। वैसे तो इन कैमरा होगा, लेकिन कुछ ना कुछ तो किया होना चाहिए। वी शुड बी रेडी फॉर व्हाट इज़ कमिंग।
ठीक है। अतर काज़मी साहब, आप क्या समझते हैं कि कौमी सलामती का जो इजलास होने जा रहा है, किस किस्म के फैसले होने की ज़रूरत है, किस किस्म के फैसले करने चाहिए? देखिए, फैसले तो जो एक सीधी सादी बात है कि फैसला वो होना चाहिए जिसमें पाकिस्तान के मफाद को तरजीह दी जाए। माजी में हम ये देखते रहे कि कुछ फैसले हमारे ऐसे हुए जिसमें दीगर जो ताकतें हैं, खुसूसन अमेरिका के मफाद को सामने रख के फैसले होते रहे। वैसा ना हो। जहां तक अफगानिस्तान का ताल्लुक है, पाकिस्तान उससे बराह रास्त मुतासिर होता है। कोई भी फैसला होगा अफगानिस्तान के हवाले से, चाहे वो अमेरिका में हो या अफगानिस्तान के अंदर हो, कोई सूरत हाल खराब होती है तो पाकिस्तान बराह रास्त उससे मुतासिर होता है। अब हम ये कहते हैं कि हम बॉर्डर बंद कर देंगे, हम बॉर्डर मैनेजमेंट कर देंगे। इस वक्त ऑलरेडी 40 लाख के करीब तकरीबन जो है अफगानी आपके मुल्क में बैठे हुए हैं। 30 लाख ऑफिशियल फिगर है, उससे ज्यादा उनकी तादाद है। सोसाइटी का वो एक बड़ा हिस्सा है, उनकी रिश्तेदारियां हैं, उनके वहां पे ताल्लुकात हैं। तो ये बिल्कुल, अगर हम ये समझते हैं कि हम बॉर्डर बंद कर देंगे और उनसे ताल्लुक खत्म कर देंगे तो हम मुतासिर नहीं होंगे, ऐसा नहीं हो सकता। जो कुछ भी अफगानिस्तान के अंदर होगा उसका स्पिल ओवर पाकिस्तान के अंदर हर हालत में आना है। अब लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम ये क्या है? प्रॉब्लम ये है कि जो डिस्कशन होती है अमूमन इंटरनेशनल फोरम्स के ऊपर भी और इंटरनेशनल मीडिया में भी, उसमें पाकिस्तान के ऊपर फोकस किया जाता है। पाकिस्तान यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं है। पाकिस्तान के अंदर कोई इजलास होगा, उसके अंदर जो भी फैसला हो वो हमारा है। मसला ये है कि अफगानिस्तान के अंदर इस वक्त जो प्रॉब्लम है, जो प्रॉब्लम क्रिएट हुई हुई है, वो अमेरिका की नाकामी और अफगान हुकूमत की नालायकी का नतीजा है। उसमें हमारा कोई कसूर नहीं है। लेकिन वो जब तक इस माइंडसेट से नहीं निकलेंगे, अभी भी जब अशरफ गनी और अब्दुल्ला साहब सदर बाइडन से मिले तो उनको फिर सफारती सतह पे पैगामात भिजवाए गए कि इस मुलाकात को आप अफगानिस्तान की बेहतरी के लिए यूज करें, वहां पे जाके कोई ऐसी चीज सामने रखें कि अफगानिस्तान का मसला हल हो, अफगानिस्तान की आवाम को कोई रिलीफ मिले। लेकिन उनकी एक ही टोन है, वो मसलसल पाकिस्तान के ऊपर इल्जाम तराशी, पाकिस्तान के ऊपर इल्जाम। तो जब तक ये वतीरा उनकी जानिब से जारी रहेगा, अफगानिस्तान की सूरत-ए-हाल बेहतर नहीं हो सकती। ठीक है, अफगानिस्तान की जो सूरत हाल है आपके नजदीक अफगान हुकूमत की नाकामी और नालायकी है। मुजम्मिल सोहरावर्दी साहब, आप क्या कहेंगे? देखिए, पहली बात तो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के अंदर एक इत्तेफाक राय और कंसेंसस बहुत ज़रूरी है। और ये पार्लिमानी कमेटी का जो इजलास है, इसमें मेरी दरख्वास्त है कि वज़ीर-ए-आज़म को ख़ुद आना चाहिए, क्योंकि वो इससे पहले ऐसे इजलासों में आने से इजतनाब करते हैं और कोशिश करते हैं कि कोई उनका नंबर 2 हो जाए और ऊपर से जो अपोजिशन से बात कर ले और उन्हें ख़ुद अपोजिशन के साथ बैठने की ज़रूरत ना पेश आए। और मैं समझता हूँ इसी वजह से हालात ख़राब होते हैं। ये अहम मामला है, प्राइम मिनिस्टर को भी खुद आना चाहिए और आकर अपोजिशन के साथ बैठकर एक कौमी इत्तेफाक राय बनाना चाहिए इसके ऊपर। ये वक्त नहीं है कि आप अपनी ईगोज़ रख कर कहें कि मैंने बात नहीं करनी, लेकिन फिर कौमी इत्तेफाक राय भी बनाया जाए। दूसरी बात, मैं समझता हूँ कि हम बहुत ज़्यादा तालिबान के रोमांस में हैं और यहाँ इस तरह की बातें हो रही हैं। अब देखें ना, जो हमारा शेख रशीद साहब का इंटरव्यू है, वो आज अफ़गानिस्तान के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र ने उसका क्लिप जो है ट्वीट किया हुआ था कि इससे ज़्यादा क्या सबूत दें कि तालिबान ने जो ऑनस्लॉट किया हुआ है उसके पीछे पाकिस्तान है। हमें थोड़ा डिस्टेंस लेके, जब हम कहते हैं हम बॉर्डर बंद कर देंगे, जब हम कहते हैं हम बॉर्डर मैनेजमेंट करेंगे, जब हम कहते हैं कि अब हम मज़ीद अफ़गानिस्तान के अंदर इन्वॉल्व नहीं होना चाहते, तो फिर उसके लिए ये भी ज़रूरी है कि हम तालिबान के साथ भी अपनी मोहब्बत पे एक फ़ासला पैदा करें और दूसरे फ्रीकैन को ये तासुर ना दें कि तालिबान को हमारी मुकम्मल हमायत हासिल है और हम तालिबान को अफ़गानिस्तान का कब्ज़ा दिलवाने के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं। जब हम ये तासुर दुनिया को भी देते हैं और अफ़गानिस्तान में भी देते हैं, तो बाकी सारे फ्रीकैन हमें एक फ्रीक समझने लग जाते हैं और फिर हमारी न्यूट्रल हैसियत ख़त्म हो जाती है। और बाद में तालिबान भी हमारे साथ कितना होते हैं ये भी एक अलग बात है। लेकिन आप ये देखें, ये जून में पाकिस्तान में दहशतगर्दी के कितने वाक़यात हुए हैं। बलूचिस्तान में एकदम लहर आई है, लाहौर में हुआ है, और मुझे लगा है कि ये भी अफ़गानिस्तान का एक जो है साइड इफ़ेक्ट है जो हमारे मुल्क में दहशतगर्दी की नई लहर आ रही है। इससे भी निपटने की ज़रूरत है। तो मैं समझता हूँ एक कौमी इत्तेफाक राय और एक कौमी पॉलिसी के लिए ये इजलास बहुत की इजलास है और इसमें वज़ीर-ए-आज़म को ख़ुद आना चाहिए और हमें जो भी फ़ैसले लेने चाहिए वो ये ना लगे कि सिर्फ हुकूमत के फ़ैसले हैं, वो लगना चाहिए कि पूरे पाकिस्तान के फैसले हैं, सारी पार्लियामेंट उसके पीछे खड़ी है, पूरी कौम इस वक्त यकजुबान है, ताकि उन फैसलों की इखलाकी और कानूनी रेट अपनी जगह मौजूद रहे। ठीक है, कौमी सलामती के इजलास में यकीनन सबको इकट्ठा होना होगा ताकि मिल बैठकर मुल्की मफाद के लिए फैसले कर सकें। नाजरीन, इसी के साथ हमें पर जाना है, ब्रेक से वापस आएंगे और फिर अगले सेगमेंट की जाने बढ़ेंगे।
वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। नाजरीन, पाकिस्तान की FATF की ग्रे लिस्ट से निकलने की कोशिशें नतीजा खेज साबित नहीं हो सकी हैं। पाकिस्तान की जानिब से 27 एक्शन आइटम्स में से 26 मुकम्मल कर लेने के बावजूद ग्रे लिस्ट में ही बरकरार रखने का फैसला सुना दिया गया है। FATF की जानिब से पाकिस्तान को 6 नकाती एक्शन प्लान दे दिया गया है। FATF का अगला इजलास जब अक्टूबर में होगा तो क्या पाकिस्तान तब तक ये इक़दामात पूरे करने में कामयाब हो चुका होगा? पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से निकलने के लिए मजीद कौन से ऑप्शंस एक्सरसाइज करने चाहिए? जरा पाकिस्तान अगले रिव्यू तक ग्रे लिस्ट में ही रहेगा, FATF ने फैसला किया है, तो पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से निकलने के लिए किन इक़दामात की जरूरत है? देखिए, पाकिस्तान ने जो कुछ भी पहले स्टेप्स लिए, कवानीन वगैरह बनाए, उसके लिहाज से तो पाकिस्तान को अब ग्रे लिस्ट में नहीं होना चाहिए था। और ये इस इजलास से पहले अक्सर ममालिक में जहां भी ये डिस्कशन हुई, इस बात का, इस राय का इजहार किया जा रहा था, पाकिस्तान में भी हर जगह, कि पाकिस्तान इस दफा ग्रे लिस्ट से बाहर आ जाए। लेकिन ये नहीं हुआ। स्टेप्स आप जो भी लेना चाहते हैं, कुछ उन्होंने और एडिशनल आपको दिए हैं, जो ये कहते हैं कि 8-10 महीने में हो जाएंगे। लेकिन मेरा अपना अंदाजा है कि उसके बाद भी शायद हम ग्रे लिस्ट में ही रहें। और ये एक सियासी फैसला है। और आपने देखा कि पिछले दिनों FATF को SCO के साथ जोड़ने का, उनका एक एग्रीमेंट करवाने का, एक MOU कराने का भारत ने शाखसाना छोड़ा SCO के इजलास में भी। यानी वो जहां जहां पाकिस्तान हो, मेंबरशिप वगैरह है, वो वहां FATF के जो डिसीजंस हैं या उनके जो फैसले होंगे, उनको वो वहां पे लाके कनेक्ट करना चाहते हैं, ताकि हर जगह आपको टेररिस्ट डिक्लेयर किया जा सके। मसला ये है कि हमने भी वो कोशिश नहीं की जो हमें करनी चाहिए थी। अब भी जब आप इतने सारे पॉइंट्स लेके या इतने पॉइंट्स पे अमल करके तो आप दुनिया के सामने खड़े हैं, इससे पहले बहुत बड़ी एक लॉबिंग होनी चाहिए जो कि आप अपने लिए सपोर्ट मस्टर करें। अगर हम इसमें डिप्लोमेटिक एफर्ट करते और काफी सारे मेंबरान पाकिस्तान के हक में बोलते कि जनाब हमने देखा है, इन्होंने ये प्रोग्रेस कर ली, अब इनका राइट बनता है कि इनको ग्रे लिस्ट से निकाला जाए, तो वो शायद हमारा कुछ मॉरल इम्पैक्ट आ जाता दूसरे मेंबर्स पे जो कि इस कमेटी में बैठे हुए थे। लेकिन हुआ नहीं। नतीजा ये कि आइंदा भी इसी तरह का रिव्यू हुआ तो हमें तो यही रखा जाएगा। लेकिन उससे पहले अगर पाकिस्तान 48 मेंबर्स में से मेजॉरिटी को कांटेक्ट करके अपनी परफॉर्मेंस दिखाए, अपनी जितना भी प्रोग्रेस हो चुकी है वो सामने रखे, तो कोशिश करे कि उनकी हमायत हासिल की जाए। तो फिर एक इंटरनल प्रेशर थोड़ा बहुत आ सकता है अगर ज्यादा मुल्कों की तरफ से आता है, जिसकी वजह से हम बाहर आए। वरना इसका आपके जो कवानीन बनाने हैं या FATF के जो पॉइंट्स आपको दिए गए थे, उससे उतना ताल्लुक नहीं है जितना कि इसका एक सियासी फैसला है कि आपको मुश्किलात में रखना है। तो इसलिए जरूरत यही है कि आप अपने लिए अपने दोस्त ढूंढे, जो 2-3 दोस्त हैं उनके ऊपर ज्यादा बोझ न डालें कि वही बेचारे हर वक्त आपको डिफेंड करते रहें। आपको अपना हल्का बढ़ाना होगा जहां आपको सपोर्ट बड़े पैमाने पे मिले FATF में, और फिर एक प्रेशर आए कमेटी पे और आपको निकलने का रास्ता मिले। ठीक। अच्छा NBC, ये जो डू की फरमाइश आई है FATF की जानिब से, आप क्या समझते हैं कि इस डू मोर के साथ पाकिस्तान को पॉलिटिकली भी प्ले करना होगा, लॉबिंग करनी होगी ताकि इस लिस्ट से बाहर आ सके पाकिस्तान? देखिए, FATF पर और कश्मीर पर हमने लॉबिंग की नहीं है। हमारा वजीर ख़ारजा कहीं नहीं गया। हमारे वजीर ख़ारजा ने इराक़ पे दौरा कर लिया, फ़लस्तीन पे दौरा कर लिया, FATF पे कश्मीर पे दौरा नहीं किया, कहीं नहीं गए। हम P5 के पास भी नहीं गए उनसे बात करने के लिए। वो मैं मना कर देती, वो अलग बात है, हम उनको राज़ी तो करते, वो नहीं किया हमने। चुनांचे ज़ाहिर है वही बात होनी है। अब मखदूम शाह महमूद एक तरफ कुछ कह रहे हैं, हम्माद अजहर एक तरफ कुछ कह रहे हैं। बहुत ख़तरनाक कंट्राडिक्शन है काबीना के अंदर। मखदूम शाह महमूद कह रहे हैं, सियासी जनरल साहब कह रहे हैं मखदूम शाह महमूद की तरह कि सियासी फ़ैसला है। इसका मकसद ये है कि हम पर तलवार लटकती रहे। मखदूम शाह महमूद साहब फरमाते हैं कि पहले ये तय कर लें कि FATF सियासी फोरम है या टेक्निकल फोरम है। तो ये बातें इनको पहले कर लेनी चाहिए थी तमाम अरकान से जो इतराज़ात थे, वो क्यों नहीं उठाए गए? हम्माद अजहर कहते हैं अच्छा फ़ैसला हुआ है, हमें रिलीफ मिला है, हमें वक्त मिला है, हम आने वाले वक्त में 3-4 महीने में ये काम भी पूरा कर लेंगे। और काम क्या है? काम वो पहले हो जाना चाहिए था।
वो काम प्रोसिक्यूशन है, वो काम सजा देने का सिस्टम है, वो काम यूएनओ के सिक्योरिटी काउंसिल के नॉमिनेटेड अफराद को सज़ा देने का मसला है। 1000 अफराद हैं तकरीबन, उनको सज़ा देने का मसला है, वो नहीं किया हमने। अब वो कह रहे हैं हम्माद अजहर कि हमने एंटी लॉन्ड्रिंग इशू जो है वो तो प्लान वो काफ़ी पूरा कर लिया है, अब ये एंटी टेरर प्लान हमारे पास आया है, इसको भी हम पूरा कर लें, कोई मसले की बात नहीं है। लेकिन वज़ीर ख़ारजा का मैसेज दूसरा आ रहा है, वो कह रहे हैं भाई सियासी मसला है, ये होता रहेगा। मेरा ख्याल ये है कि सियासत एक तरफ, FATF जो करना चाह रहा है, जो कराना चाह रहा है, वो आप करते रहें खामोशी से, वरना आपके लिए मसाइल बहुत खड़े होंगे। अगर आप नहीं कर सकते तो खुल के इनकार कर दें, भाई तुम जहन्नुम में जाओ, हमारा तुम्हारा कोई वास्ता नहीं है। उसके बाद देख लेंगे क्या होना है, उसके बाद देख लेंगे ब्लैक लिस्ट में दो मुल्क और हैं, कुल मुल्क और आ जाएगा। अब आप ये देखें, बात बिल्कुल सही है, दिल को लगती है कि 30% इम्प्लीमेंटेशन करने वाले ममालिक वाइट लिस्ट में आ चुके हैं, हम 70% और 60% इम्प्लीमेंट कर चुके हैं, हम इधर ग्रे लिस्ट के अंदर है। कुछ है जिसकी पर्दादारी है, कुछ है जिसके साथ मसाइल हैं, लेकिन इन मसाइल के साथ हमें जीना पड़ेगा। जिस तरह सिक्योरिटी काउंसिल हमारा साथ नहीं दे रही, इस तरह FATF भी साथ नहीं दे रही। जी ठीक है। मुजम्मिल सौरवर्दी साहब, आप क्या समझते हैं, ग्रे लिस्ट से ना निकल पाना, क्या ये हमारी सिफारती नाकामी है? बहुत बड़ा डिप्लोमेटिक फेलियर है। बल्कि उससे पहले जो यूरोपियन यूनियन में हमारे खिलाफ करारदाद पास हो गई, जिसकी वजह से हमारा GSP+ खतरे में है, बात तो वहीं से क्लियर हो गई थी कि पूरा यूरोप 680 वोट पाकिस्तान के खिलाफ पड़ गए, और हम यहाँ पर बैठ के देखते रहे और हाथ मलते रहे, और पूरे यूरोप ने बैठ के हमारे खिलाफ करारदाद ब्लास्फेमी में पास कर दी। जब हम यहाँ से फ्रांस का सफ़ीर निकालने के लिए मुजाहरे कर रहे थे और हुकूमत मुज़ाकरात कर रही थी एक कलंदम तंजीम के साथ, कभी उसकी बहाली की बात कर रही थी, कभी उसको अंदर करने की बात कर रही थी, कुछ समझ नहीं आ रही थी। और फिर उसके बाद हमने देखा कि हम साफ कह रहे हैं कि जो बाइडन हमसे बात नहीं करना चाहता। बरतानिया का दौरा हमारा कैंसिल हो गया है। जब अमेरिका, बरतानिया और पूरे यूरोप हमसे बात नहीं करना चाहता, तो FATF पे हमने कहाँ से निकलना है? FATF से हमें इराक ने तो नहीं निकालना ना, FATF से तो यूरोप ने, अमेरिका ने, बरतानिया ने, जिनका FATF है उन्होंने निकालना है। हुकूमत खुद ही कह रही है कि जो बाइडन हमसे बात नहीं करता, बरतानिया का दौरा हमारा कैंसिल हो गया है, यूरोपियन पार्लियामेंट में 680 वोटों से हमारे खिलाफ करारदाद पास हो गई है, तो उसके बाद ये तवक्को रखना कि हम FATF से निकल आएंगे, दुनिया में किस नज़र से देख रही है? ये इस हुकूमत की कोई खारजा पॉलिसी समझ में आने वाली बात है? ये खारजा पॉलिसी को भी वैसे ही डील कर रहे हैं जैसे ऑपोजिशन को डील करते हैं गालम गलूच के साथ। इनका ख्याल है कि अगर FATF ने नहीं माना तो FATF के खिलाफ ट्विटर ट्रेंड बना लें और उसको भी गालियां निकाल लेंगे तो वो भी नून लीग है। भाई FATF नून लीग नहीं है। इनका ख्याल है कि जैसे हम अपनी ऑपोजिशन जमातों को ट्रीट करते हैं, जिस तरह उसी तरह अमेरिका और बरतानिया को भी ट्रीट करेंगे। भाई उनके ऊपर आप नैब नहीं डाल सकते, उन्होंने आपके ऊपर FATF डाली हुई है, उनका अपर हैंड है आपके ऊपर। आप समझते हैं कि आपको एक ही स्टाइल आता है, उसी स्टाइल के अंदर आप पाकिस्तान के अंदर हुकूमत करते हैं और उसी स्टाइल के साथ आप दुनिया के साथ बातचीत करना चाहते हैं। हालांकि सफारतकारी की ये जुबान नहीं है। जितनी आलमी तन्हाई इस वक्त पाकिस्तान को सामना है, इतनी पहले कभी नहीं थी कि यूरोपियन पार्लियामेंट में भी हमारे खिलाफ करारदाद हो, अमेरिका भी बात करने को तैयार ना हो, बरतानिया के दौरे भी कैंसिल हो रहे हो, अरबों से भी बुरे तल्लुकात हो, चीन भी यानी आपके नजदीक पाकिस्तान इस वक्त आलमी तन्हाई का शिकार है। आपका पॉइंट आ गया मुजम्मिल साहब। जुनैरा, जैसा कि NBC ने भी कहा कि कुछ तो है जिसकी पर्दादारी है, आपके नजदीक क्या है जिसकी पर्दादारी होगी? क्या इंडियन लॉबी या फिर अमेरिका की जानिब से कोई प्रेशर बिल्डअप किया जा रहा है जिसकी वजह से पाकिस्तान ग्रे लिस्ट से निकल नहीं पा रहा? इस पे जितनी दफ़ा मर्ज़ी बात कर लें, लेकिन हकीकत तो यही है कि FATF जो है G7 कंट्रीज़ ने बनाई थी और उन्हीं G7 और उन्हीं P5 की रेट चलती है इस दुनिया में, और उनको जब हमसे कुछ चाहिए होता है तो वो ये सब कुछ करते हैं जो वो FATF के ज़रिए से कर रहे हैं। ये तो एक रियलिटी है, लेकिन एक परसेप्शन भी होती है जो आपने ख़ुद बिल्ड करनी होती है, पर्सपेक्टिव देना होता है, ऑप्टिक्स देने होते हैं दुनिया को। अब डिप्लोमेसी में आप लॉबिंग कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, अगर आपकी लैंग्वेज ही हॉस्टाइल है, आपके प्राइम मिनिस्टर के टॉकिंग पॉइंट्स ही फॉलो नहीं होते,
उनको अपने अल्फाज के चुनाव में ही प्रॉब्लम है। वो अभी तक समझते हैं कि वो कंटेनर पे खड़े होकर आवाम से बात कर रहे हैं, तो उसका नुकसान किसको होगा। बड़े बड़े जरीदों को बहुत हॉस्टाइल इंटरव्यूज़ देने से नुकसान स्टेट का होता है। शायद वो पर्सनली बहुत कुछ गेन कर रहे हों पॉपुलैरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से, आने वाले इलेक्शंस को फोर्सी कर रहे हों वो, बट एट व्हाट प्राइस? पाकिस्तान प्राइस पे करेगा। आई थिंक वी हैव लिटिल आइडिया कि उनका एक एक वर्ड पिछले इंटरव्यू का किस तरह दुनिया में स्क्रूटनाइज हुआ है और डिस्कस हुआ है, और उनका कितना एज अ हार्ड लाइनर उनका इमेज किया है, और वो पाकिस्तान का इमेज किया है। तो फैटफ से निकलना तो दूर की बात है, आपको हाई रिस्क कंट्रीज़ में ब्रिटेन ने डाल दिया है। क्यों डाला है? वो कहते हैं ये वो मुल्क है जहाँ से नाजायज़ तरीके से दौलत आती है। हालांकि हिपोक्रेसी की इंतहा ये है कि उसी तरह दौलत इकट्ठी करके सेफ हेवन्स अपने पास वर्जिन आइलैंड्स पे बना के उसी इकॉनमी पे तो यूके चल रहा है, अदरवाइज तो यूके की इकॉनमी की और कोई बेस ही नहीं है। सो हमने इस सारी हिपोक्रेसी को फेस कैसे करना है, ये हम पे है, और हम उसे फेस करना तो दूर की बात है, हम उसे डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। कभी हम फ्रांस के खिलाफ खड़े हो जाते हैं, कभी हम बड़े बड़े बयानात दे देते हैं। तो डिप्लोमेसी स्टार्ट्स फ्रॉम योर होम। इंटरनल इंस्टेबिलिटी आपने कैसे क्रिएट की हुई है, आप एक मिनट के लिए बर्दाश्त नहीं करते ऑपोजिशन को। ये सब एक एग्रीगेट है और इसका इम्पैक्ट जा रहा है सारी चीज़ों के ऊपर। तो बहुत होलिस्टिक पिक्चर लेने की ज़रूरत है। ठीक हो गया। अतर काज़मी साहब, आप क्या समझते हैं, ग्रे लिस्ट से निकलने के लिए मजीद कौन से ऑप्शंस एक्सरसाइज करने होंगे? देखिए, इसी हवाले से हमने गुज़िश्ता महीने भी बात की थी, और उस वक्त भी ये बिल्कुल वाज़ेह था कि पाकिस्तान ने 26 पॉइंट्स के ऊपर अपनी जो शराइत थी वो मुकम्मल कर ली है, तो उसको निकाल दिया जाएगा। लेकिन मैंने उस वक्त भी कहा था कि पाकिस्तान को नहीं निकाला जाएगा, और उसकी वजह यही है कि जो उसकी सियासी वजूहात हैं, जो उसके दूसरे पहलू हैं। जहाँ तक फैटफ का ताल्लुक है और ग्रे लिस्ट का ताल्लुक है, देखिए ये मामला कोई आज शुरू नहीं हुआ, ये तो 2010 से पहले का चल रहा है। 2012 और 13 के अंदर जो फैटफ की स्टेटमेंट थी पाकिस्तान के हवाले से, उसमें उन्होंने क्या कहा था? उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान नाकाम हो गया है, उसने वो कुछ इकदामात उठाए ही नहीं। और उस वक्त ख्वाजा आसिफ साहब ने कहा था कि आज फैटफ ने पाकिस्तान को ब्लैक लिस्ट में डाल दिया। तो ये जो तासुर है कि मौजूदा हुकूमत के किसी बयान की वजह से या वज़ीर आज़म साहब की किसी कोई जो मौक़िफ़ है उसकी वजह से ये सब कुछ हो रहा है, नहीं, ये पुरानी गेम है, ये पहले से चलता आ रहा है। मौजूदा हुकूमत की ऑब्वियसली अब जिम्मेदारी है, उन्होंने इस चीज़ को डील करना है। लेकिन इसमें बहुत सारे अवामिल हैं, उसमें सिर्फ ये नहीं है कि इमरान खान के किसी इंटरव्यू से वो अपसेट हो गए। जी, हिना रुबानी खर साहब जब खुद वजीर खारजा थी, उनकी किस बात से वो अपसेट थे? अमेरिका वाले, अमेरिका को तो वो कहते थे कि मारते रहो ड्रोन, हम ऊपर ऊपर से आपको क्रिटिसाइज करेंगे, बाद में बीच में कुछ भी नहीं कहेंगे। तो इसमें एक बड़ी वो जिसे आप कह सकते हैं कि एक बड़ा इसका पहलू है, एक बड़ी पिक्चर है, हमें उसे नहीं भूलना चाहिए। बाकी हम इसमें मुतहरक सफारतकारी तो कर सकते हैं, लेकिन जब तक वो जो ताकतें हैं जिनकी अपना एजेंडा है, जब तक हम उनके साथ अलाइन नहीं होंगे, मुझे नहीं लगता कि वो फैटफ की ग्रे लिस्ट से आपको निकालेंगे। ठीक हो गया, आपका पॉइंट आ गया। नाज़रीन, इसी के साथ जी जी जनरल साहब, अगर 2 मिनट दीजिए। देखिए, बात ये है, मैंने कहा कि ये सियासी फैसला है, तो उसमें कुछ मैं वजाहत कुछ दे दूं, कुछ वजन है इन बातों में। देखिए, ये जो मनी लॉन्ड्रिंग होती है, इसके सबसे ज्यादा बेनिफिशियरी यूरोपियन कंट्रीज हैं। चोरी का पैसा सबसे ज्यादा स्विट्जरलैंड में, चोरी का पैसा उसके बाद इंग्लैंड में, फ्रांस में, वहां पे वो सारे बेनिफिशरी, क्योंकि हमारे चोरी के पैसे से उनकी रियल एस्टेट की कीमतें ऊपर जाती हैं, उनके लोग खाते पीते हैं, अमीर होते हैं। अगर वाकई इस चीज को रोकना है, कुछ करना है, और आप बड़े सीरियस हैं इस मामले में, तो फिर तो आपको पहले उनको पकड़ना चाहिए जो पैसा एक्सेप्ट करते हैं चोरी का। लेकिन उधर नहीं आ जाएगा, वो आपका पैसा इसी तरह जहां जहां से चोरी हो रहा लेके जाएंगे। और क्या भारत के जिसका जो जहां यूरेनियम जो है वो खीरे टमाटर की तरह बिक रहा है सड़कों पे, तो उसको क्या पूछना जरूरी नहीं था? नहीं पूछा, क्योंकि इस वजह से कि ऐसे मफादात उनके साथ हैं। फिर आप ये देख लीजिए कि जब आपने 27 पॉइंट दिए, आपके पास क्या राइट है कि आप उठा के फिर 7 पकड़ा दें? 3 साल, 2.5-3 साल आप टक्कर मारते रहे कि जी 27 पॉइंट दिए, इसमें पूरा करें। फिर आप आते हैं तो आपको 6-7 और पॉइंट पकड़ा दिए जाते हैं। ये तो मजाक है। ठीक है। जब आप सारे कवायद को जमा कर लें जी, तो आप देखेंगे कि ये गनिंग डाउन है, आप एक मुल्क के पीछे लगे हुए हैं। अब ये कि अगर आपने अपनी फॉरेन पॉलिसी को आजाद रखना है तो उसकी कुछ कीमत तो आपने अदा करनी होगी ना। सही। या तो आप अपने
आप बिल्कुल अंदर से मिलके तो उनके बाहर अपने लोगों को धोखा दें, उनको झूठ बोलें कि हम अड्डे नहीं देंगे, उधर अड्डे दे दें उनको, तो मामला आपके सीधे होने शुरू हो जाएंगे। तो ये नहीं है। ये जब भी कोई मुल्क अपनी आजाद फॉरेन पॉलिसी रखता है और उसकी इकोनॉमी कमजोर होती है, कर्जों पे जीता है, तो उसके साथ यही होता है जो आज आपके साथ हो रहा है। साहब आपका कमेंट आ गया, कर्जे उतारेंगे तो आपकी जान छूटेगी। ठीक हो गया। मुजम्मिल स्वामिवर्दी साहब वन लाइनर कमेंट कीजिएगा प्लीज, उसके बाद मुझे ब्रेक पे जाना है। नहीं, जो यूनाइटेड नेशंस की सिक्योरिटी काउंसिल की करारदादें हैं उन पर अमल करने से हम कैसे इनकार कर सकते हैं? मतलब वो क्या फैटफ ने वो करारदादें पास की हुई हैं जो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की हैं, उनको चीन ने भी वोट दिया हुआ है उनके खिलाफ। तो मैं समझता हूँ कि अगर हमने यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की करारदादों पर भी अमल नहीं करना तो फिर हम कश्मीर पर उन करारदादों पर अमल दरामद का कैसे मुतालबा करते हैं? ठीक हो गया, ठीक हो गया आपका पॉइंट। तो उनका को बिगाड़ दिया किसी बात है। यूनाइटेड नेशन भी इसीलिए बनी हुई है कि आर्म ट्विस्टिंग करनी है। यूनाइटेड नेशन में वो कुछ होता है जो अमेरिका चाहता है। यूनाइटेड नेशन कौन सी आजाद अदारा है? से अलग होकर रह लें आप, यूनाइटेड नेशन भी छोड़ दें, फैटफ भी छोड़ दें, OIC भी छोड़ दें, आप सारी दुनिया से अलग होकर अपनी नई दुनिया बना ले पाकिस्तान। ठीक है, ठीक है, ठीक है, आपका पॉइंट आ गया, आपका पॉइंट आ गया। नाज़रीन हमें ब्रेक पर जाना है, ब्रेक से वापस आएंगे तो फिर अगले सेगमेंट की जाने। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। नाजरीन, आज़ाद कश्मीर इंतखाबात के हवाले से एक बड़ी पेशरफ्त सामने आई है, वो ये कि मौलाना फजलुर रहमान और इमरान खान की जमात ने इंतखाबी इत्तेहाद कर लिया है। जमीयत उलमाए जम्मू कश्मीर और ऑल जम्मू कश्मीर JUI ने PTI की हिमायत करने का ऐलान कर दिया है, जिसके तहत इस जमात के उम्मीदवार दस्तबरदार हो जाएंगे और वो तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारों को वोट देंगे। जुनैरा, ऑल जम्मू कश्मीर जमीयत उलमाए इस्लाम का इंतखाबात में PTI की हिमायत का ऐलान, ये हो क्या रहा है? मेरे ख्याल है NBC को याद होगा जब PDM की तहरीक बहुत अरूज पे थी और फजलुर रहमान उसके सरबराह मुकर्रर हुए थे, तो मैंने कहा था कि फजलुर रहमान को ही तो ये टास्क दिया गया है कि आपने PDM को कामयाब नहीं होने देना। तो ये उसका कुछ थोड़ा सा ग्लिम्स है मेरा ख्याल है, इतना ओपनली, उससे पहले तो ओपन नज़र नहीं आया। लेकिन दिस इज़ वेरी ऑब्वियस सिंस डे वन कि फजलुर रहमान जिस प्रोजेक्ट को टेक ओवर करते हैं वो उस प्रोजेक्ट की फेलियर को इंश्योर करने के लिए होते हैं। तो अब जिस तरीके से उन्होंने रेलेवेंट होने के लिए, पॉलिटिक्स में शामिल होने के लिए ये मनूवर किया है, इससे मेरे ख्याल है सारे पिछले तज्ज़िये ही सही साबित होते हैं। इससे ज़्यादा मैं क्या कह सकती हूँ। ठीक, NBC वैसे तो कहते हैं कि सियासत में कुछ भी हर पे आखिर नहीं होता, लेकिन जमीयत उलमाए इस्लाम और PTI दोनों का इल्हाक और ये इंतखाबात में PTI की हिमायत का ऐलान कुछ अजीब नहीं लगता? नहीं, मुझे बिल्कुल अजीब नहीं लगता। जिस जुनैरा ने कहा कि हम पहले ही बात तय कर चुके थे कि PDM को तोड़ने में किसका बड़ा हाथ है, और इस पर हम बार बार बात करते रहे कि वो कौन था जिसने 2 दिन पहले लॉन्ग मार्च से ये कहा कि इस्तीफे और लॉन्ग मार्च मशरूत हैं, एक दूसरे से मुंसलिक हैं। उसके बाद PDM बैठ गई। अगर आज PDM होती तो आज़ाद कश्मीर के इंतखाबात में नताइज बहुत मुख्तलिफ मिलते आपको। अच्छा, ये कोई नई बात नहीं है JUI वाली, जो मैंने पहले कहा। लाड़काना में JUI ने मुकाबला किया पीपल्स पार्टी का, बदीन में मुकाबला किया JUI ने पीपल्स पार्टी का, उसके बाद कराची में मुकाबला करने की कोशिश की, बल्दिया टाउन में बहुत बुरी मार पड़ी। अब कई जगहों पर ये मुकाबला हो चुका है और जगह जगह हारते भी रहे, सबक भी नहीं सीखा। अब आज़ाद कश्मीर में आप किससे मुकाबला करने जा रहे हैं और किसके ख़िलाफ़ जा रहे हैं आप, ये आपको नहीं पता। अच्छा, इसमें एक मसला और पैदा हो गया है कि आज़ाद कश्मीर JUI ने PTI की हिमायत का ऐलान किया है, जबकि JUI के मरकज़ी दफ्तर से जो ऐलान जारी हुआ है उसमें कहा गया है कि जी गलत है, हमने कोई नहीं किया। लेकिन आज़ाद कश्मीर JUI प्रिवेल कर रही है, वो कह रही है नहीं, हम PTI के साथ हैं। तो ये सूरत हाल बहुत अजीब व गरीब नहीं है, ये प्रेडिक्ट है और ये सबको पता है कि क्या सूरत हाल है। मुशर्रफ का लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर हो या मुशर्रफ को इंडेमनिटी देनी हो, पार्लियामेंट का इजलास हो, उसमें किसने उसकी हिमायत की थी आप सबके सामने और आज भी सामने। कथा कलामी की माफ़ी चाहूँगी NBC, मुझे अगले एनालिस्ट की जानिब भी बढ़ना है। अतर काज़मी साहब, क्या कहेंगे आज़ाद कश्मीर इंतखाबात में इतनी बड़ी पेशरफ्त पर आप?
देखिए, आज़ाद कश्मीर की सियासत पाकिस्तान की सियासत से टोटली डिफरेंट है। वहाँ पे इलाकाई सतह के ऊपर आपके इत्तेहाद भी होते हैं, वहाँ पे बरादरी की बिना के ऊपर भी वोट डाले जाते हैं। और अब आज़ाद कश्मीर के अंदर JUIF कितनी बड़ी जमात है, आज तक उसने कितनी वहाँ पे सीटें जीती हैं, तो आप इसको पाकिस्तान के तनाजुर में नहीं देख सकते। पाकिस्तानी शहरी तो आज़ाद कश्मीर के अंदर ज़मीन नहीं खरीद सकता, उनकी अपनी कानून साज असेंबली है, उनकी अपनी सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है। तो ये वो आज़ाद कश्मीर के अंदर उस जमात का फैसला है और उस जमात की जो वहां पे का चीज है। जिस तरह यहाँ पे भी जिक्र हुआ कि पाकिस्तान के अंदर JUIF ने कहा है कि हम इस चीज की मुखालफत करते हैं, पर उनके लोकल जो उसकी तरीकाकार है, जो लोकल वहां पे फैक्टर्स हैं, वो इसमें है। और JUIF वहां पे तो ना 3 में ना 13 में उनके कितने वोट हैं, तो वो खुद रेलेवेंट होने के लिए उन्होंने कहा कि जी हम आपको वोट देंगे, वो इस उम्मीद में कि शायद हमें कोई इक़्तिदार में थोड़ा बहुत कोई हिस्सा मिल जाएगा। ठीक है जनरल साहब, आप क्या कहेंगे? देखिए, वहाँ पे लोकल राइवलरीज हैं जिसकी वजह से वहाँ पे इत्तेहाद जो है वो पाकिस्तान के अपनी पार्टियों के इत्तेहादों से मुख्तलिफ बनते हैं। PDM इन एनी केस कोई इंतखाबी इत्तेहाद तो था नहीं। मौलाना आज इफेक्टिव नहीं, क्योंकि मौलाना हॉस्पिटल में थे, गालबन सुना उनको डायसेंट्री हो गई थी, तो कोई मसाइल उनके भी हैं। लिहाजा जब सेंट्रल कंट्रोल नहीं है तो नीचे थोड़ा बहुत तो इस तरह की हरकत हो जाती है। तो मेरा ख्याल है कि ये एक लोकल फैसला है जो वहाँ के हालात के मुताबिक है और इस पे कोई ऐसी हैरानी नहीं होनी चाहिए। ठीक हो गया। मुजम्मिल सोहरवर्दी साहब। नहीं, ये JUI जो आज़ाद कश्मीर ये वाली जो है, ये मौलाना फजलुर रहमान की का विंग नहीं है। ये इंडिपेंडेंटली वहाँ रजिस्टर हुई हुई है, क्योंकि आप वहाँ पे सियासी जमात खुद इंडिपेंडेंटली रजिस्टर करा सकते हैं। ये इनका मौलाना फजलुर रहमान से कोई ख़ास ऐसा तंजीमी ताल्लुक़ भी नहीं है, इसलिए ये फजलुर रहमान का इमरान खान से इत्तेहाद नहीं है। ये लोकल लेवल पे वहाँ कुछ उलमा हैं, उन्होंने अपनी सियासी जमात, ये कभी पार्लियामेंट में नहीं आए, इन्होंने कभी सीट नहीं जीती है, इनका वहाँ पे कोई पॉलिटिकल प्रेजेंस नहीं है, इनके उम्मीदवारान ने कभी कोई काबिल ज़िक्र वोट नहीं लिए हैं। लिहाजा ये एक वैसे ही उन्होंने रेलेवेंट होने की कोशिश की है। इनका मौलाना फजलुर रहमान थे, या ये फजलुर रहमान और इमरान खान का इत्तेहाद नहीं कहा जा सकता। ठीक है, आपका पॉइंट आ गया। नाज़रीन, इसी के साथ मुझे और मेरे मेहमानों को दीजिए इजाज़त के बाद।